हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान चैप्टर शुरू करने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से मिनिमम एक सवाल आईआईटी जेईई में, नीट में, ओलंपियाड में, केबीपीवाई में, सभी एग्जामिनेशन में आता ही है। सो इफ यू आर targeting for these examination, you have no choice other than to understand this chapter. So let's start. Chemical kinetics is a branch of physical chemistry which actually deals with the speed of reaction, and it helps a lot to understand the reaction mechanism, not only organic reaction mechanism, inorganic reaction mechanism also. तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि कौन सी रिएक्शंस हम केमिकल काइनेटिक्स ब्रांच के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, सेकेंड वन इज वेरी स्लो रिएक्शंस, एंड थर्ड वन रिएक्शन विच प्रोसीड बाय मॉडरेट रेट। तो चलिए एक एक करके समझते हैं तीनों क्या हैं। पहला है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, reactions which are very fast or reactions which complete in very small amount of time, मतलब small amount of time मतलब fraction of seconds में complete हो जाती है reaction जी, amount of time। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जो मतलब बहुत कम टाइम में, दे ऑलमोस्ट टेक नो टाइम टू कंप्लीट। फॉर एग्जांपल, if you take HCl plus NaOH, such a fast reaction, in fact most of the neutralization reactions are very fast reactions। इनमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, जैसे ही आपने HCl को NaOH में डाला रिएक्शन कंप्लीट हुई। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का, तो ग्राफ ऑलमोस्ट वर्टिकल सा ही आएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, मैंने अभी ज़्यादा ही बना दिया था। इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन को एक फाइनाइट वैल्यू से 0 तक ड्रॉप होने में लगभग ना के बराबर टाइम लगा। दिस रिफ्लेक्ट द रिएक्शन इज एक्सट्रीमली फास्ट, और ऐसी एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शंस का एनालिसिस, इसकी स्टडी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे नहीं हो सकती, लेबोरेटरी कंडीशंस पे नहीं हो सकती, राइट। कमिंग टू वेरी स्लो रिएक्शंस, very slow reactions, the reactions which takes lot of time, reactions which require very long time to complete, ऐसी reactions जो लगता तो है हो रही है लेकिन ना के बराबर हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को एक साथ ऑर्डिनरी कंडीशंस पे रख दूं तो ये ना के बराबर रिएक्शन करेंगे, कायदे से बोलना चाहिए रिएक्शन नहीं करेंगे। हाँ, वो बात और है कि अगर इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क कर दे तो रिएक्शन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है, बट ऑर्डिनरी कंडीशंस पे यानी रूम टेम्परेचर पे देयर इज़ नो रिएक्शन, एंड नो रिएक्शंस मीन दे टेक्स ऑलमोस्ट इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। तो यदि मैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ प्लॉट करूं, मान लीजिए दिन में टाइम ले रहा हूं, आई मीन डेज में टाइम लिया है मैंने, एंड दिस इज गोइंग लाइक दिस, ऑलमोस्ट फ्लैट है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ना के बराबर चेंज हो रही है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस का भी रेट मेजर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एंड द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन विच प्रोसीड विद मॉडरेट रेट, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिनका स्पीड ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, ऐसी रिएक्शंस को एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे स्टडी कर सकते हैं, इनके रेट को मेजर कर सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स इज द चैप्टर इन विच दीज रिएक्शंस आर अंडर कंसिडरेशन। यही रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनको हम लोग लेते हैं, जिनके रेट को मेजर करते हैं, जिनके रेट को एनालाइज करते हैं लेबोरेटरी में। तो यही रिएक्शन है जिनकी एनालिसिस हमें इस पूरे चैप्टर में करना है। तो reactions which are not too fast and not too slow, ना तो बहुत स्लो ना तो बहुत फास्ट। अगर मैं इनका कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम का ग्राफ प्लॉट करूं, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ, आइदर स्ट्रेट लाइन या फिर कुछ कर्व भी बना सकते हैं, इस तरह का कर्व भी बना सकते हैं ऐसे, है ना। तो वो डिपेंड करता है कौन सी रिएक्शन है, लेकिन एक बात तय है कि कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं होगा। एग्जाम्पल है
हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक अनस्टेबल कंपाउंड है, लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता रहता है। N2O5 गैस का डिकम्पोजिशन NO2 में और O2 में। ये दोनों रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं जिनका रेट ना तो बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है, तो लेबोरेटरी कंडीशंस में ऐसी रिएक्शंस की एनालिसिस की जा सकती है, रेट का कैलकुलेशन पॉसिबल है। क्लियर? तो चलिए अगली कंसेप्ट पे चलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम में, एक सेकेंड में, एक मिनट में जितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है किसी रिएक्टेंट का या किसी प्रोडक्ट का, उसे उसके रिस्पेक्ट में रेट कहते हैं। यानी रेट कैन बी डिफाइंड एज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन फाइनल कम होगा एंड इनिशियल ज़्यादा होगा, तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट नेगेटिव आएगा। नॉर्मली हम लोग हमेशा चेंज से रिप्रेजेंट करते हैं, बट होगा नेगेटिव। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से अगर मैं ऐसे रखूं तो आएगा नेगेटिव। ऐसे ही प्रोडक्ट की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी क्योंकि इनिशियली तो प्रोडक्ट कम होता है, तो ये चेंज उनके लिए पॉजिटिव आएगा। तो उनके रिस्पेक्ट में रेट की कैलकुलेशन करके यदि निकालते हैं तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव आता है एंड रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में नेगेटिव आता है। लेकिन उसी चीज़ को हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस के नाम से बोल देते हैं, इसलिए हम लोग साइन हमेशा एब्सोल्यूट सेंस में पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, यानी कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट आएगी। तो एक तो आप लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, या कभी गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट शामिल हो तो आप उसे प्रेशर की यूनिट यानी एटमॉस्फेयर पर सेकेंड लिखते हैं, या कभी मोल्स पर सेकेंड भी लिख सकते हैं यदि वॉल्यूम कंसिडरेशन में नहीं है। ठीक है, या कभी कभी वॉल्यूम ऑफ गैस कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर सेकेंड एंड एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, कई तरीके हैं। इनमें इवन वेट पर सेकेंड लिख सकते हैं। वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट की बजाय मैं ग्राम या किलोग्राम लिख देता हूँ, ग्राम पर सेकेंड और किलोग्राम पर सेकेंड, यानी ग्राम यानी वेट ऑफ ए सब्सटेंस रिएक्टेड इन यूनिट टाइम और वेट ऑफ ए सब्सटेंस फॉर्म्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, ये जो रेट हमने लिखा हुआ ये बेसिकली है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, इसे हम लोग एवरेज रेट कह सकते हैं। दिस इज एवरेज रेट। लेकिन क्योंकि रेट हर मोमेंट पे चेंज होता रहता है, एवरेज आउट बहुत लॉन्गर टाइम ऑफ इंटरवल पे नहीं करना चाहिए वरना करेक्ट वैल्यू नहीं आएगी। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट तब होता है जब यही रेट बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए निकालें। दैट मीन्स लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, विच वी नॉर्मली राइट आइदर डी सी अपॉन डी टी और माइनस डी सी अपॉन डी टी। अगर हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो माइनस साइन के साथ, और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो प्लस साइन के साथ, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस। और आगे इस चैप्टर में हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ही लिखेंगे, एवरेज रेट नहीं लिखेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड ग्राफिकली किस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को समझ सकते हैं। लाइक अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का कर्व बनाऊं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक सर्टेन वैल्यू से नीचे की तरफ जाती जाएगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन एक 0 वैल्यू से ऊपर की तरफ जाती जाएगी, राइट। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ेगी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ घटेगी। किसी भी मोमेंट पे अगर मुझे रेट निकालना हो तो इस कर्व का स्लोप निकाल लें, या इस कर्व का स्लोप निकाल लें। तो स्लोप ऑफ कर्व will give you rate of reaction at that point of time. It can be, जिससे मैं मान लूँ कि A आपका रिएक्टेंट है, B आपका प्रोडक्ट है, तो स्लोप क्या हो गया? स्लोप कैन बी माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी ए अपॉन डी टी, या फिर स्लोप हम लोग लिख सकते हैं प्लस डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, तो अगर हम A वाले रिएक्टेंट वाले कर्व का प्लॉट, रिएक्टेंट वाले
कर्व का स्लोप निकालेंगे तो ये मुझे मिलेगा रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ये स्लोप हमेशा नेगेटिव आएगा, एंड dB अपॉन dt विल गिव यू रेट विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्लोप अपने आप में नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए रेट हमें एब्सोल्यूट वैल्यू में मिल जाएगा। तो इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के कर्व का जो स्लोप होता है दैट इटसेल्फ रिप्रेजेंट रेट ऑफ रिएक्शन आइदर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर हमें कभी किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में रिलेशनशिप निकालना हो और उसकी हेल्प से रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए जैसे मैंने ए मॉलिक्यूल ऑफ ए लिया, बी मॉलिक्यूल ऑफ बी लिया, ये मिल करके सी मॉलिक्यूल ऑफ सी बनाता है, डी मॉलिक्यूल ऑफ डी बनाता है। एज्यूम कर लेते हैं कि दे ऑल आर इन होमोजीनियस फेज। होमोजीनियस फेज यानी सबका फिजिकल स्टेट एक जैसा है, ताकि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को जब रिप्रेजेंट करें तो दिक्कत नहीं आए। तो चलिए कैसे बात करेंगे, लाइक रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इसको मैं ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख देता हूं ROD, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कैन बी रिटन एज -dA अपॉन dt। सेम वे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी कैन बी रिटन एज RODB इज इक्वल टू -dB अपॉन dt। इसी तरह से मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C is equal to dC by dt, and rate of appearance of D is equal to dd by dt। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये चार अलग अलग टाइप के रिप्रेजेंटेशन है अगर मुझे ए बी सी डी के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, एंड इन चारों में से कौन रेट ऑफ रिएक्शन है ये पता नहीं, बट एक बात तय है, दे आर नॉट नेसेसरी, दे मे नॉट बी इक्वल। ये अलग अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या इन तीनों में से हम ऐसा कुछ रिलेशनशिप बना सकते हैं, समझ सकते हैं कि इनमें से रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली है कौन सा। इसके लिए मैं थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेता हूं। जैसे आप देखिए, मान लीजिए मेरे पास N2 गैस है प्लस थ्राइस H2 गैस चेंजिंग इनटू 2 अमोनिया गैस। अगर मैं लिखूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज गोइंग टू बी -dN2 बाई dt। ऐसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन -dH2 बाई dt। ऐसे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू dNH3 बाई dt। Now looking at the simple stoichiometry of this reaction, हमें क्या फील देता है इसका stoichiometry? हमें ये बताता है इसका stoichiometry कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा और 2 मोल अमोनिया बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जिस स्पीड से नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा उसके 3 गुना स्पीड से हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा और उसके 2 गुना स्पीड से अमोनिया बनेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन कैन बी रिटन एज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन इनटू 3, यानी dH2 अपॉन dt विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू थ्राइस -dN2 बाई dt, राइट। या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि dN2 बाई dt इज इक्वल टू 1/3 -dH2 बाई dt। क्या मैं यही बात जरा ध्यान से समझिए, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जिस स्पीड से नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा उसका 2 गुना स्पीड से अमोनिया बनेगा, यानी अमोनिया के बनने का रेट नाइट्रोजन के रिएक्ट करने का रेट का 2 गुना है। इसका मतलब नाइट्रोजन के रिएक्ट करने का रेट
अमोनिया के बनने के रेट का आधा है, तो क्या मैं इसी बात को ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 DNH3/dt, ठीक है। और इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज गोइंग टू बी रेट ऑफ रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन का रेट होता है रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यू चेक, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 है dN2/1 dt, हाइड्रोजन का 3 है DH2/-3 dt, अमोनिया का 2 है DNH3/2 dt। तो किसी भी रिएक्शन का रेट उसके अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस के रेट डिवाइडेड बाय उसी का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होता है। इज दैट क्लियर? तो अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए लिखना हो, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए लिखना हो, तो कैन वी राइट इट लाइक दिस, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -dA/ADT इज इक्वल टू -dB/BDT इज इक्वल टू प्लस dC/CDT and it is equal to plus dD/dt, ठीक है। ये बताता है and this is going to be the rate of reaction। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट के डिसअपीयरेंस के रेट के डिवाइडेड बाय उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट या प्रोडक्ट के अपीयरेंस के रेट डिवाइडेड बाय उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो सिंपली मैं लिख देता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू rate of disappearance of reactant divided by stoichiometric coefficient, or it is also equal to rate of appearance of product divided by stoichiometric coefficient of product। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूँ बिफोर आई स्विच टू द केमिकल रिएक्शंस एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस। नोट पॉइंट 1, कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन निकालते वक्त हमारे पास सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट आ जाते हैं। उस केस में मुझे किस तरह से रेट लिखना चाहिए, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का यानी प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो तो कांस्टेंट होता है। तो पहला पॉइंट ये है, इफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड और लिक्विड फेज, rate of reaction should be written in terms of mole per unit time और weight per unit time। ठीक है, मोल पर यूनिट टाइम, मोल पर सेकेंड में या मोल पर आवर में, ऐसे ही वेट पर आवर में, किलोग्राम पर आवर में, ग्राम पर आवर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिकॉज वॉल्यूम विल नॉट बी इनटू द कंसिडरेशन। जहां आपने मोल पर यूनिट वॉल्यूम लिया वो तो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जिस रेशियो में वेट या मोल कम होता है उसी रेशियो में सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम भी कम होता है। आप पहले पढ़ चुके हो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। नंबर 2, if volume of container in which reaction is taking place is not constant, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं हो then again rate should be expressed in terms of mole per unit time rather than mole per liter per time, right?
तो अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा हो कंटेनर का, क्योंकि रिएक्शन तो मोल का हो रहा है, गैस के मोल कंज्यूम हो रहे हैं या जिस भी चीज़ के मोल आपने लिए हैं उसके मोल कंज्यूम हो रहे हैं, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दो वजह से चेंज होगी, एक तो मोल की वजह से, एक तो वॉल्यूम की वजह से। फिर हमारा जो डेटा आएगा वो गलत हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, तो बेटर है कि मोल पर सेकेंड के टर्म्स में बताएं। पॉइंट नंबर 3, rate of reaction cannot be calculated or cannot be calculated directly, rather rate of appearance of reactant or rate of appearance of product or rate of disappearance of reactant is calculated। जो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट होता है वो बेसिकली किसी न किसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में होता है, तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जब हम रेट निकाल लेते हैं तो कभी अगर उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो वही रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, अगर 1 नहीं है तो उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके फिर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सिंपल रेट के कैलकुलेशंस पे बेस्ड है ये। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 इज गिवन एज 64 kg per hour, 64 kg per hour in the reaction SO2 plus half O2 giving SO3. Rate of appearance of SO3 will be, reaction ये है SO3 plus half O2 changing into SO3। तो इसमें एक जो नॉर्मल मिस्टेक बच्चे करते हैं, बेटर होगा आप लोग एक बार ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन देखो, हमें तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन में जो मेजर गलती करते हैं बच्चे वो ये करते हैं कि ये देखते हैं कि क्योंकि 1 मोल SO2 से 1 मोल SO3 बन रहा है, इसका मतलब जिस स्पीड से SO2 रिएक्ट करेगा उसी स्पीड से SO3 बनेगा। तो नॉर्मली ऐसा गलती कर जाते हैं कि क्योंकि SO2 के रिस्पेक्ट में रेट है कितना है 64 kg पर आवर, तो SO3 का भी रेट वही हो जाएगा। बट ये भूल जाते हैं कि जो स्टोइशियोमेट्रिक रिलेशनशिप है ये मोल के लिए है, वेट के लिए नहीं है। इस बात का मतलब ये है कि 1 मोल SO2 1 मोल SO3 बनाता है, ना कि 1 किलोग्राम SO2 1 किलोग्राम SO3 बनाता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान में रख के अगर हम करेंगे तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 इज इक्वल टू 64 kg per hour is equal to 64 upon 64 kilomole per hour, that is 1 kilomole per hour, and rate of appearance of SO3 will be same as rate of disappearance of SO2, that comes out to be 1 kilomole per hour, and that is equal to 1 into 80 kilogram per hour, that is 80 kg per hour। ठीक है, आप सीधे 1 किलो मोल पर आवर लिख देते वो भी चलता, लेकिन हमारे क्वेश्चन में kg पर आवर में ही निकालना था, तो बेटर था कि हमने किलो मोल को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। तो ये गलती नहीं करने का है, क्योंकि ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत जल्दबाजी में बच्चे कर डालते हैं। जो समझदार होते हैं, अच्छे होते हैं, कंसेप्चुअली स्ट्रांग होते हैं, वो भी ऐसे आसान क्वेश्चन में इस तरह की गलतियां करते हैं। तो यू टेक केयर ऑफ दिस मिस्टेक। ओके, एक और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन ट्राई करिए, लिखिए, ट्राई करिए, स्क्रीन को पॉज करिए, सोल्यूशन मत सुनिए, उसके बाद देखिए कि आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। चेक। A गैस चेंजिंग इनटू B गैस, 4B गैस, ये रिएक्शन है। शुरुआत में वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है कंटेनर का, यानी कंटेनर थोड़ा फ्लेक्सिबल है, पिस्टन अटैच्ड है, पिस्टन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऑपरेट होता है। तो मैं इनिशियल मोल निकाल लेता हूँ PB अपॉन RT से 1 इंटू 22.7 अपॉन R 0.08 to 1 इंटू टेम्परेचर 273 कम्स आउट टू बी 1। इनिशियल मोल 1 आ गया। फाइनल मोल, क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गया है, सिंपली टेम्परेचर और प्रेशर वही रखा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मोल ट्वाइस हो गया। वॉल्यूम 22.7 से 45.4 हो गया है, तो वॉल्यूम डबल होने से, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोल भी डबल हो गए होंगे। निकाल के भी देख सकते हैं, 2 मोल
तो चेंज हो गया 2 - 1 यानी 1 मोल का चेंज आया। क्लियर? लेट x मोल ऑफ A रिएक्टेड, तो मोल ऑफ B फॉर्म्ड कितना हो गया 4x, तो चेंज ऑफ मोल कितना हो गया 4x - x दैट इज, एंड ये दिया हुआ है आपको 4x - x इज इक्वल टू 1, तो 3x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू आ गया 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 मोल A का रिएक्ट किया। अगर 1/3 मोल A का रिएक्ट किया तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, आई थिंक अगर आप देखेंगे तो यही रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ A अपॉन 1 हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, एंड दिस कैन बी रिटन एज मोल ऑफ A रिएक्टेड अपॉन टाइम। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, मोल ऑफ रिएक्टेड है 1/3, टाइम है 20 मिनट, तो ये हो गया आपका 1/60 मोल पर मिनट। रिमेंबर, प्लीज डू नॉट मेक सच मिस्टेक्स हेयर कि यहाँ पे मोल ऑफ ए रिएक्टेड अपॉन वॉल्यूम रख दो, क्योंकि नॉर्मली कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, आप भी ये गलती करोगे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है कंटेनर का, और कंटेनर के वॉल्यूम को चेंज होने से मुझे क्या मतलब है। जब भी कंटेनर, अनदर ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फॉर यू, बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम है ये, इसको पढ़िए, स्क्रीन को पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए। अगर आपने इसका करेक्ट आंसर निकाल लिया ना तो मज़ा आ जाएगा। तो लेट्स ट्राई। रिएक्शन है 2A + 3B चेंजिंग इनटू 5C + 4C + 5D, ऑल आर गैसेस। क्वेश्चन में बोला है कि 10 सेकेंड में प्रेशर बढ़ के 30 से 32 एटमॉस्फेयर हो गया एट 22.4 लीटर। कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन, एंड यूनिक बात यह है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं इनिशियल मोल निकाल लूँ, PB/RT। प्रेशर दिया हुआ है 30, वॉल्यूम 22.4 divided by 0.0821 into temperature 273 comes out to be 30 मोल। इसी तरह से N2 निकालेंगे 32 मोल आ जाएगा। जितना यूनिट प्रेशर चेंज हो रहा है उतना यूनिट मोल भी चेंज हो रहा है, तो चेंज इन मोल कितना हो गया 32 - 30 दैट इज 2 मोल। ठीक है, अब इस रिएक्शन में मुझे ये नहीं पता है कि इनिशियल मोल कितने हैं, तो मैं क्या मानूंगा, लेट मोल ऑफ ए रिएक्टेड इज इक्वल टू x। अगर इसका x रिएक्ट किया तो इसका पक्का 3/2x रिएक्ट करेगा, 3/2x, और इसका 2x बनेगा और इसका 5/2x बनेगा। तो चेंज इन मोल कितना हुआ, चेंज इन मोल हो गया 2x + 5/2x माइनस x + 3/2x। ये आपका आ जाएगा 9/2x माइनस 5/2x दैट इज 4x/2, और ये गिवन है 2, तो x का वैल्यू 1 मोल आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 1 मोल पता चल गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल A का रिएक्ट किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A कितना हो गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस विद रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू मोल ऑफ A रिएक्टेड 1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 22.4 लीटर इनटू टाइम 10, ये हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हाफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये भी निकाल लोगे आप। क्लियर? बस एक आखिरी वाला जो सबसे बढ़िया और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो मैं कर देता हूँ इधर। देखिए, आपको बताना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर मिनट। आप जरा ध्यान से देखिएगा कि 2 मोल का चेंज हो रहा है 2 एटमॉस्फेयर के चेंज पे, यानी हर एक मोल चेंज होने से हर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का चेंज होगा, और B के रिस्पेक्ट में निकालना है, ये बात ध्यान रखना। तो पहले मैं A के रिस्पेक्ट में निकाल लेता हूँ। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B इज इक्वल टू, कैन बी राइट 3/2 टाइम्स
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है 1 मोल अपॉन दिस, 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। तो और 1 मोल के चेंज होने पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का चेंज होता है, और यहाँ 1 मोल का चेंज हुआ है पूरी रिएक्शन में ए के लिए, ए का 1 मोल का चेंज हुआ है, एक्स का वैल्यू 1 निकाला मैंने, यानी प्रेशर कितना चेंज हुआ होगा ए के लिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1 मोल का मतलब 1 एटीएम प्रेशर, और 1 एटीएम प्रेशर का मतलब 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय टाइम। इस बार टाइम हमें मिनट में निकालना है इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर मिनट। हमारा टाइम है 10 सेकेंड, तो मैं 10/60 रख देता हूँ। तो ये आपका आ जाएगा 3/2 इंटू 760 इंटू 6/10। तो ये आपका आ गया 9 इंटू 76 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर मिनट। तो द लास्ट पार्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। आपको रेट जो है वो प्रेशर के टर्म में निकालना था। तो मैंने क्या किया, हमें पता है कि एक रेस्पेक्ट में 1 मोल चेंज हुआ है, 1 मोल चेंज हुआ है, इसका मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हुआ है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब 760 लगा दिया, तो ये ए के रेस्पेक्ट में रेट आ गया, और उसका 3/2 टाइम्स हो जाएगा बी का रेट। बी का रेट विल बी 3/2 टाइम्स ए का रेट। आप वो रेट वाला फंडा लगा दो ना, रेट ऑफ ए अपॉन 2 इक्वल रेट ऑफ बी अपॉन 3। तो इस तरह से यहाँ पे ये वैल्यू डाल करके सिंपली मैंने इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन enjoy, stay safe and be happy. See you in the next lecture.